आप सभी का स्वागत है बीटीवी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जाता है जन जागरूकता के लिए, जनता में जागरूकता लाने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। इसी के मद्देनज़र हम बीटीवी की खास पहल के अंतर्गत आज ये प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं ताकि हमारी बालाघाट ज़िले की जनता अधिक से अधिक जागरूक हो इस मधुमेह रोग के प्रति। आज हमारे विशेष अतिथि हैं बालाघाट ज़िले के चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर वेद प्रकाश लीलधारे, जो कि जाने जाते हैं अधिकतर शुगर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार ये कैंप आयोजित करते हैं और लगातार प्रेरित करते हैं कि लोग अधिक से अधिक इस रोग के प्रति जागरूक हों। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले बताइए, ये जो 14 नवंबर है इसको विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, दिन ब दिन जो मधुमेह के रोगियों की संख्या है वह बढ़ते जा रही है, या तो उनके हैबिट्स के कारण या इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होने के कारण उनकी बॉडी में। तो इसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वह बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए लोगों को अवेयर करा जाए इस बारे में, इसलिए विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों की जो संख्या है डायबिटीज़ रोगियों की वह बढ़ते जा रही है उनके खान पान के कारण या गलत हैबिट्स के कारण। तो लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे जहन में ये आता है कि ये मधुमेह डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस का समूह है। डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि एक किसी सिंगल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ जो होती है यह हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को अफेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त वाहिनी से जहाँ जहाँ ब्लड जाता है हमारे शरीर में, उन सभी अंगों को अफेक्ट करती है। और यह हार्मोनल डिसऑर्डर है। इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन के प्रॉपर काम नहीं करने के कारण यह बीमारी होती है, जिसमें हमारे शरीर की जो ब्लड में जो शुगर है या रक्त शर्करा जिसे बोलते हैं वह बढ़ जाती है। एक लेवल होता है उससे ऊपर बढ़ जाती है। अब उसको हमें विभिन्न पैरामीटर के हिसाब से उसको मैनेज करना होता है। जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो कैसे पता करेंगे, कि किस लक्षणों के आधार पर ये तय करेंगे कि ये डायबिटीज़ है या और कुछ? मधुमेह या डायबिटीज़ के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें है अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, यूरिन का बार बार आना। जब भूख लगती है तब उस वक्त एकदम अचानक से चक्कर से आना या घबराहट होना, कभी कभी अचानक से पसीना निकल जाना, पसीना आ जाना शरीर में। और यदि कोई शरीर में घाव हो जाता है या चोट लग जाती है तो उसका बहुत लेट भरना। ये जो लक्षण है जो व्यक्ति हमें बताता है या हम उससे पूछते हैं। किंतु जो एक शुगर का जो अमाउंट है बॉडी में कितना है उसको हमें चेक करना होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल से है ना, या यूरिन से कितना जा रहा है, या उसके 3 महीने का शुगर का एवरेज लेवल कितना है जिसे HbA1c बोलते हैं। उसके माध्यम से हम रूटीन टेस्ट करते हैं और पता करते हैं। बाकी लक्षण मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, यूरिन का बार बार होना, घबराहट होना, पसीना आना, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यदि डेवलप होते हैं तो हाथ पैरों में जलन होना या जिसे टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं, मुंदरे होना, उस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। जैसे ही हमारे जो इन दर्शक हैं जिसको लगता है कि उन्हें इस प्रकार के लक्षण हैं, तो उन्होंने सबसे पहले घरेलू उपचार करना चाहिए या फिजिशियन से, चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? देखिए, घरेलू उपचार तो पहले से लोग करते हैं।
अपने जो पुराने जो रीति रिवाज चलते आए या कुछ भी जो अपने कई लोग फास्ट करते हैं, कई लोग खान पान में परहेज करते हैं या घरेलू जो भी दवाएं खाते हैं, मेथी के दाने खाते हैं, वो तो ठीक है। किंतु यदि ऐसे लक्षण लग रहे हैं आपको तो एक बार अपने निकटतम चिकित्सक को दिखाना चाहिए, ताकि हम पहले ही उस चीज़ को पकड़ ले सकें जो कॉम्प्लिकेशन बाद में डेवलप होने की गुंजाइश होती है। तो क्या होता है कि यदि हम प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो हम उस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और लोगों को इस बारे में और भी प्रेरित करना चाहिए कि जिन लोगों को इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो वह अपने निकटतम चिकित्सक को जल्दी से जल्दी दिखाएं। जी। जैसे ही डायबिटीज़ का नाम आता है तो एक टर्मिनोलॉजी अधिकतर यूज़ की जाती है, टाइप 1, टाइप 2। ये सर किस तरह की टर्मिनोलॉजी है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और गेस्टेशनल डायबिटीज़, इसका मतलब होता है गर्भावस्था में जो डायबिटीज़ होता है महिलाओं को, ये उस डायबिटीज़ को कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसके मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इसके अलावा भी और तरीके की डायबिटीज़ होती है, किंतु जो सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर देखने मिलता है जी। ये 3 तरह की है। गर्भवती महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज़, साथ में जो 30 से 35 साल के ऊपर के लोग हैं या बढ़ती उम्र के लोग हैं या जो जिनको ओल्ड एज में पता चलता है वो टाइप 2 डायबिटीज़, और जो बच्चों में होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़। लक्षण लगभग सभी के एक जैसे होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वालों में कई बार ऐसा होता है कि अचानक से वज़न कम हो जाता है और बहुत दुबलापन आ जाता है। टाइप 1 वालों में ऐसा होता है। जो लोग अत्यधिक मोटे हैं उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भावस्था के दौरान जो होता है वह गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। सर, आपने ये जो बात की गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि बहुत ही मार्मिक और बहुत भावुक क्षण होता है एक माता पिता के लिए, तो उस समय में यदि डायबिटीज़ फाउंड होती है, डायबिटीज़ उनको पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ हो गई है, तो किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं इससे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं अपनी जो बहनें हैं उन लोगों को बता दूं ये बात कि जब भी आप लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या जब भी प्रेग्नेंट होते हैं तो अपनी शुगर की जांच बिल्कुल कराइए। आपके जो भी चिकित्सक हैं उन वो लोग तो करते ही हैं आपको प्रेरित, लेकिन मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप लोग शुगर की जांच बिल्कुल कराइए, क्योंकि इसके जो गर्भावस्था के दौरान जो शुगर होने के जो इफ़ेक्ट होते हैं यह बाद में नुकसानदायक होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ते जाएगी तो जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, बच्चा बड़ा होता है पेट के अंदर, तो क्या होता है गर्भस्थ शिशु के अचानक से वजन बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है जिन महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। इसके अलावा उनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ जो बोलते हैं ना कि बचपन से बच्चों में पैदाइशी, जी हाँ, चाहे वो हार्ट में छेद वाली समस्या बोल दें जिसको ASD VSD बोला जाता है, या फिर और कोई भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ विभिन्न तरह की रहती हैं, तो उस तरह की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। फिर इसमें माता को क्या दिक्कत होती है, जैसे बच्चे के साइज़ बड़ा हो गया, शुगर के कारण एकदम पेट के अंदर साइज़ बड़ा हो गया, तो माता को नॉर्मल डिलीवरी में समस्या होगी। ठीक है। फिर अगर उन्होंने प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो ऐसी महिलाओं को बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गर्भावस्था में जो डायबिटीज़ होता है उसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं कि आप लोग अपने खान पान में परहेज करें, प्रॉपर वे में यदि इंसुलिन की सलाह दी जाती है तो प्रॉपर वे में इंसुलिन लगाएं और अपना रूटीन फिक्स रखें, घूमना फिरना रखें, फिजिकल इनएक्टिव ना रहे, मतलब अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखते हुए अपनी एक्टिविटी को निरंतर करना चाहिए, वो भी डॉक्टरों की सलाह पे। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं, यदि भी प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो ज़रूर अपना रूटीन चेकअप कराएं गर्भावस्था में इस तरह की परेशानी से बचने के लिए। सर, अब जो बात करते हैं डायबिटीज़ जो हमारे पेशेंट होते हैं वे किस तरह से अपना चेकअप करा सकते हैं, रूटीन चेकअप करा सकते हैं? देखिए, रक्त शर्करा का जो या ब्लड शुगर का जो पैरामीटर है, यदि हमने सुबह खाली पेट की हमारी शुगर कराई है
तो वह यदि 126 के ऊपर आता है, 126 मिलीग्राम पर DL के ऊपर आता है, तो वह कन्फर्म डायबिटिक है। ठीक है। यदि रैंडम शुगर कराई है तो वह यदि 140 से लेके 199 के बीच में है, ठीक है, तो वह प्री डायबिटिक कंडीशन है। ठीक है। और यदि खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर करें हैं हमने और वह 200 के पार जा रही है, तो वह कन्फर्म डायबिटिक है। ठीक है। या 3 महीने का जो पैरामीटर होता है HbA1c बोलते हैं जिसे, वह 6.3 के ऊपर है तो वह डायबिटिक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डायबिटिक व्यक्ति को दवा खाने की ज़रूरत पड़े। यदि प्री डायबिटिक कंडीशन है या 6.3 से उसका HbA1c थोड़ा सा अधिक है, 6.5 तक के, 7 तक के भी, तो कई बार ऐसा होता है कि खान पान में परहेज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके और जो मीठे को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाए तो वह कवर हो जाता है। मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको अपनी दिनचर्या मैनेज करके, एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी। सर, ये किस प्रकार के व्यक्तियों में ज़्यादा होने की संभावना होती है डायबिटीज़? ऐसे व्यक्ति जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की या जिनके माता पिता को डायबिटीज़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिनको मोटापा है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी या डिसलिपिडीमिया की बीमारी की हिस्ट्री है, ऐसे व्यक्ति जिनको थायराइड है, ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन अधिक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को संभावना अधिक होती है कि डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक रहती है। जी। या जो अधिक जंक फूड का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक रहती है। जी। तो सर, हमें इससे बचने के लिए किस तरह की जीवन शैली रखना चाहिए, किस तरह का अपना जो रूटीन होता है वो रखना चाहिए? देखिए, एक लाइफ स्टाइल एक ऐसी होती है कि जिसको डायबिटीज़ नहीं है और वह डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। एक होता है जिसको डायबिटीज़ है और उसको कैसे करना चाहिए। तो जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसके लिए तो ऐसा है कि वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या जैसी चल रही, बट अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में 30 मिनट की एक्सरसाइज किसी भी तरह की वह करता है तो वह उसके ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इसके कारण जो मूड है वो अच्छा रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स रहते हैं या न्यूरो सब्सटेंसेस रहते हैं, वह रिलीज़ होते हैं जो मूड एलिवेट करते हैं और हमारे शरीर की एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। जी। और अब बात करते हैं जो डायबिटिक व्यक्ति है। तो डायबिटिक व्यक्ति या मधुमेह से जो मधुमेह से ग्रसित रोगी है, सर्वप्रथम उन्हें मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना, जो भी चीज़ मीठी है बिल्कुल उसको ना खाएं। अपने खाने में रोटियों का सेवन अधिक करें। जी। चावल का सेवन कम करें, और यदि चावल खाते हैं तो चावल बहुत थोड़ा सा खाएं, जो कि पहले गांव में बनाते थे, पानी निकाल करके पसा करके जो बनाते थे। कुकर के चावल में तो पानी वहीं के वहीं रहता है, तो स्टार्च वहीं रहता है। पसाने में क्या होता है, जो स्टार्च है वो बाहर निकल जाता है, तो वह चावल की जो डायबिटीज़ वो करने की क्षमता रहती है, शुगर बढ़ाने की क्षमता रहती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चावल कम खाना चाहिए। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में 30 मिनट रोज़ाना, 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए, चाहे वह किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो। लेकिन हम लोग प्रिफर करते हैं कि अपने जो डायबिटीज़ वाले मरीज हैं उनको बोलते हैं कि आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, जो हल्का सा तेज चलना बोलते हैं जिसको, जो चलते हैं हल्का सा तेज चलना, उससे दवाओं की जो ज़रूरत पड़ती है हमें कम पड़ती है। क्यों कम पड़ती है? क्योंकि ब्रिस्क वॉक करने से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डेवलप होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें दवाएं कम लगेंगी यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो दवाएं अच्छे से काम करेंगी, है ना। हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन रहा होता है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा होता, हमारा शरीर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो यूटिलाइजेशन डिफेक्ट है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो उसके लिए हम दवा देते हैं। तो ऐसे लोगों में एक्सरसाइज का बहुत रोल है। और टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन ही लगते हैं,
ये कई तरह की भ्रामक बातें चलती हैं कि एक बार इंसुलिन लग गया तो हमेशा, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण होता है वह होता है हमारे शरीर में इंसुलिन का नहीं बनना। तो वो हमें इंसुलिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उसमें। और मैं जो बच्चे, बालाघाट में बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भी कभी बच्चों का मैटर आए तो हम उनको देर ना करें, लेट लतीफ़ी ना करें। जैसी सलाह आपके जो भी चिकित्सक देते हैं कि इंसुलिन लगाना है तो इंसुलिन बिल्कुल लगाएं टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज हो गई, खान पान में परहेज हो गया, मीठे का परहेज हो गया, और साथ ही जो दवाएं हैं वह दवा नियमित तौर पे खाएं, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जी, अब सर ये कह लीजिए हमारी बदलती जीवन शैली, जंक फूड या और भी कुछ कारण है, डायबिटीज़ बड़ी कॉमन बीमारी होती जा रही है, हर सभी को ये परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा लोग कभी कभी एकदम से डर जाते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, अब क्या होगा। तो क्या एक डायबिटिक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है? बिल्कुल, डायबिटिक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकता है, बशर्ते वह अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छे तरीके से करे, अपनी अच्छे से एक्सरसाइज करता हो, दवाएं बराबर खाता हो, नियमित तौर पे अपने चेकअप कराता हो। क्योंकि बदलती दिनचर्या और हमारी जीवन शैली के कारण आज हमारा जो भारत देश है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है डायबिटीज़ में। और हम देख लें कि हर 5 में से 3 व्यक्ति को डायबिटीज़ है इंडिया में, ना। तो यदि हम इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं होंगे तो हम उस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो इस बारे में मेरे विचार ये हैं कि आप अपनी बीमारी के प्रति जागरूक रहिए, सजग रहिए, लोगों को जागरूक करिए। और यदि आपको आपके चिकित्सक ने कोई दवा दिया है या आपको जो भी परहेज करने बोले हैं या जिस भी तरीके का एक्सरसाइज बताएं वह नियमित रूप से करें, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, हम बालाघाट ज़िले की बात कर रहे हैं। अभी आपने बताया था कि थोड़ा सा चावल का उपयोग कम करना चाहिए, गेहूँ ज़्यादा खाना चाहिए। अब हमारा ज़िला तो धान का एक कटोरा है, यहाँ पे धान की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हो जाती है कि चावल एकदम से कैसे कम करके रोटी पे कैसे शिफ्ट करें। देखिए, मैंने इसीलिए बोला कि चावल कम खाना है। जी जी जी। हम लोग ये बहुत भली बात ही जानते हैं कि बालाघाट जिला चावल का ही जिला है और हम लोग बचपन से चावल खाते हैं और सभी लोग चावल खाते ही, बहुत प्रिय रहता है, बहुत प्रिय है। किंतु मैंने एक ऑप्शन ये भी दिया आपको कि चावल पसा के खाएं और कम खाएं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। बंद, आप बड़ी जगह जाएंगे तो लोग तो बोलेंगे चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक्चुअली चावल बंद कर देंगे तो, क्योंकि हर जगह का एक खान पान का तरीका अलग रहता है। जैसे हमारे भारत देश की शुगर में और वेस्टर्न जो विदेशों में शुगर है उसमें और खान पान के तरीके में बहुत डिफरेंस है। वो लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं। हम बगैर चावल के, बगैर इडली सांभर और ये डोसा और रोटी के हमारा काम नहीं होता। तो तब भी थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोग अगर खा रहे हैं तो इतना करें कि चावल को थोड़ा सा कम करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बंद कर दें, उससे हो सकता है कि कई बार नुकसान हो जाए या पेट की गड़बड़ियाँ आ जाए, लेकिन चावल कम करें, पसा के खाएं और अपनी शुगर को नियमित चेक करते रहें चावल खाने के बाद भी। तो क्या है, यदि हम जितना चावल खाते हैं उसके हिसाब से दवाएं सेट करेंगे जी, तो क्या होगा कि अधिक दवाएं लगेंगी। परहेज करके खाएंगे तो दवाएं कम लगेगी। अब यदि उस व्यक्ति ने अधिक चावल खाने के हिसाब से दवाएं सेट हैं और किसी दिन कम खा लिया तो क्या होगा कि शुगर एकदम से कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको इस चीज़ को बहुत मतलब मैनेज करके चलना होता है कि ना शुगर बहुत अधिक बढ़े ना शुगर बहुत अधिक कम हो। तो चावल का तो थोड़ा कम करना चाहिए, परहेज करना चाहिए चावल। अभी आपने जो बात बताई तो एकदम से जहन में एक प्रश्न आया कि लो शुगर ज़्यादा खतरनाक होती है या हाई शुगर? हाई शुगर लंबे समय में कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती है, लंबे समय तक हाई शुगर रहने के मतलब जो हाई शुगर है उसको शरीर थोड़ा टॉलरेट कर पाता है, लेकिन क्या होता है कि लंबे समय में वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। आँखों की रेटिना में जमेगा तो आँखों की प्रॉब्लम करेगा, किडनी के छन्ने में जमेगा। किडनी हमारा फिल्टर है, छन्ना है हमारे शरीर का, वो यूरिन बाहर निकालता है ब्लड को वो करके, प्यूरिफाई करके। तो क्या होता है कि किडनी में जब माइक्रो एल्बुमिन निकलने लगेंगे यूरिन में और जब शुगर वो होने लगती है, जमती है किडनी में, तो
हमारी किडनी डैमेज होना चालू होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, रक्त हमारे शरीर में जहाँ जहाँ प्रवाह होता है, शुगर रक्त के साथ साथ घूम रही होती है और हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है। तो शुगर का अधिक होना लंबे समय में कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ब्रेन स्ट्रोक, मेजर वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाना, हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके जम जाती है तो हार्ट का प्रॉब्लम होना, किडनी डैमेज करना। ठीक है। यदि तंत्रिका तंत्र में हमारी जो बोलते हैं तंत्रिका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम करता है तो लोगों को न्यूरोपैथी डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाँ जी, ये शब्द बहुत सुना। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें लोगों को कुछ लगता है, चोट लगती तो पता नहीं चलता, हाथ पैर में चींटी चले जैसा लग रहा है या झुंझुनाहट होती है, या कई लोगों को जलन होती है जिसमें बोलते हैं ना पैर में अंगार लग गई हो, आग लग गई हो, ऐसी जलन होती है, तो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी कहलाता है। इसके अलावा जो यदि कहीं पर कोई घाव हो गया है, कहीं चोट लग गई, तो हाई शुगर में बैक्टीरिया पनपने के चांसेस अधिक होते हैं, तो उस जगह पर पकाव जल्दी आता है, घाव जल्दी नहीं भरते, और जब तक कि शरीर की शुगर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वह कंट्रोल नहीं होता। अब जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, 50-60 के ऊपर वाले, उनको आप देखेंगे कि डिहाइड्रेशन एकदम जल्दी हो जाता है हाई शुगर के कारण, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, एसिड बनने लगते हैं, कीटोन्स बनने लगते हैं, तो जिसके कारण कोमा में भी जा सकता है इंसान, और उसको बहुत समस्याएं होना चालू हो जाती है, डेलीरियम होते हैं या एकदम कोमा में चला जाता है, समझ नहीं होता, अनकॉन्शियस हो जाता है। इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। यह अधिक शुगर होने के कारण होता है। जी। ठीक है। अधिक शुगर होने के कारण यूरिन से यदि शुगर जा रहा है तो एक बार यदि यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो वह जाता नहीं, तो यूरिन से ग्लूकोज निकला तो वो यूटीआई कराएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराएगा। महिलाओं में बहुत कॉमन होता है ना, और ओल्ड एज में पुरुषों में भी पाया जाता है। शुगर वाले मरीजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको यदि यूरिन में कुछ हल्की सी जलन महसूस हो या कुछ ऐसा लग रहा है, बार बार यूरिन रुक रुक के आ रही है, बार बार हो रही है, तो अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं शुगर के कम होने की। देखिए, बढ़ती हुई शुगर तो थोड़ा लेट वो करती है, लेकिन शुगर कम हो जाती है तो क्या होता है? शुगर यदि 60 से नीचे हो जाती है हमारे शरीर की, तो हमें एकदम डबल टेबल दिखना लगेगा। ठीक है। चक्कर आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी, धड़कन तेज चलने लगेगी, पसीना आने लगेगा। यदि किसी भी शुगर वाले व्यक्ति को जब दवा खाते हैं तो यदि वह खाना ना खाए तो दवा नहीं खाना चाहिए। यदि दवाएं प्रॉपर मैनेज नहीं हो रही, या कुछ डोजिंग में प्रॉब्लम हो गई, या उसको तबीयत खराब हो रही है, बुखार उखार आ रहा है, तो कई बार ऐसी शुगर कम हो सकती है। शुगर बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो कम शुगर होने में क्या, वही डबल टेबल दिखना लगेगा, घबराहट होने लगेगी, धड़कन फास्ट चलने लगेगी, एकदम से पसीना आ जाएगा। और उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कुछ भी मीठा तुरंत हो तो तुरंत कुछ भी मीठा खाएं, या ORS का जो ग्लूकॉन डी या ग्लूकॉन डी वगैरह, ORS वगैरह जो मीठे वाले जो ORS रहते हैं वो तुरंत ले लेना चाहिए। या ग्लूकॉन डी ग्लूकोज का फॉर्म है, उसको आप 1-2 चम्मच पानी में डाल के तुरंत पी लीजिए, तो उसकी शुगर थोड़ी मेंटेन होगी। ज़्यादातर ऐसे जो सिम्टम मैंने बताया कम होने पे शुगर शरीर की 60 से कम होती है, तब इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत अगर शक्कर का वो ग्लूकोज का पानी या शक्कर का पानी पिला दिया जाए, या तुरंत DNS लगा दिया जाए या D10 लगा दिया जाए, तो वो तुरंत कॉन्शियस हो जाता है ना। यदि कई बार ऐसा होता है कि 30 शुगर आ जाती है तो लोग बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की तुरंत शुगर देखना चाहिए कि कितनी शुगर है, तो उसको, ताकि हम प्रॉपर वे में वो कर सकें कि उसको कुछ, देखिए अब बेहोश हो गया है व्यक्ति तो उसको तो कुछ पिलाया नहीं जा सकता, वो छाती में भी जा सकता है, तो शुगर चेक करके सीधे इंट्रावीनस पुश करा जाता है, D10 या D5। ओके सर, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, तो हमारे बालाघाट ज़िले के वासियों को आप कोई सलाह देना चाहें, स्पेशली क्योंकि 14 तारीख को हमारा विश्व मधुमेह दिवस है, तो हम जागरूक करना चाहते हैं, अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। देखिए, जब तक कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमें शुगर है, उसका हम इलाज करा ही नहीं पाएंगे। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण दिखे कि भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, अचानक से वज़न कम हो गया,
या यूरिन बार बार हो रही है, या यूरिन का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, या बार बार चक्कर आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए ताकि आगे शुगर की स्क्रीनिंग करी जा सके। प्रॉपर रूटीन के टेस्ट कराना चाहिए। जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी है, जिन व्यक्तियों की दवाएं चलती है, वह नियमित रूप से अपनी दवा खाते रहें, अपने चिकित्सक को नियमित रूप से दिखाते रहें ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के पहले उस चीज़ को पकड़ा जा सके और उस पर काम किया जा सके। आप देखेंगे जैसे ही ठंड का मौसम आता है, हार्ट अटैक के केस और पैरालिसिस के केसेस ज़्यादा आते हैं। उसका रीज़न यह है कि जब डायबिटिक वाले व्यक्ति का डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी और जो ये पैरालिसिस की बीमारी है, इनका आपस में संबंध है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वह होते हैं, चाहे वह ब्लीड हो गया हो या इन्फाक्ट हो गया हो। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी दवाएं चलती हैं, नियमित रूप से दवा खाना चाहिए, अपने चिकित्सक की सलाह समय समय पर लेना चाहिए। जिन व्यक्ति की खून पतला करने की दवा चलती है, ऐसे व्यक्ति अपनी दवाएं बिल्कुल अपनी मर्जी से बंद ना करें, अपने डॉक्टर को दिखा करके ही उनकी सलाह के हिसाब से चलें। ठंड के दिनों में विशेष ध्यान रखें। बाहर जब भी घूमने जाएं, जो शुगर वाले मरीज हैं या बीपी वाले मरीज हैं, तो अपने प्रॉपर कान पैक होना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए ताकि ठंडी हवाओं के कारण एकदम से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा ना हो। और मेरी लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक लोग जिनको भी शुगर है अपनी दवाएं बंद ना करें। लोगों के दवा बंद करने के कारण बहुत सारी समस्याएं हम लोग आए दिन देखते हैं। लोगों को शुगर की बीमारी के बारे में जागरूक करिए। अगर शुगर है तो नियमित रूप से दवा खाइए। एक्सरसाइज का बहुत अहम रोल है। अपने शरीर के लिए 30 मिनट का समय बिल्कुल निकालें। डेली वॉक पे जाएं, आधा घंटा, कोई भी मतलब समय हो सकता है, वो चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, लेकिन अपने शरीर के लिए आप 30 मिनट का समय जरूर निकालें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू। हमारे बीटीवी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।